नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हमेशा की तरह इस बार भी एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हरियाणा की अगर बात करें तो जिस पार्टी को डिसिप्लिन और एक जिसे हम कह सकते हैं अनुशासन के लिए जाना जाता रहा है, मैं बात कर रही हूँ इंडियन नेशनल लोकदल की। ये प्रदेश में खास तौर पर इसी चीज़ के लिए जाना जाता था कि बहुत ज़्यादा अनुशासन है इस पार्टी में। उसी पार्टी में कहीं ना कहीं हम और आप अभी देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पर अनुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल आपके होंगे, हमारे जहन में भी हैं। उन्हीं तमाम सवालों के साथ, ताकि आपके भी जहन में जो सवाल हैं वो सारे क्लियर हो सकें, तमाम सवालों के साथ हम आ पहुँचे हैं दिग्विजय चौटाला जी के पास। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है और हुआ क्यों ऐसा। सबसे पहले स्वागत है दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि जिस पार्टी को, मतलब ये चीज़ कांग्रेस और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती थी, अंदरूनी खींचतान, गुटबाजी, ये सब, वो अब इनेलो में क्यों ऐसे दिख रही है? आखिर वजह क्या है, क्यों हुआ ऐसा? ये मीडिया की परसेप्शन है। नहीं, मीडिया की तो नहीं है, वो तो सामने सब देख ही रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ मीडिया की परसेप्शन नहीं थी। नहीं, आज के युग में जब टेक्नोलॉजी का जमाना हो जी, तो बहुत सारे लोग मीडिया पर डिपेंडेंट रहते हैं और ज़्यादातर जनता जो है अपनी सोच इस चौथे स्तंभ की दिखाई हुई चीज़ों को देख करके जागृत करती है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों में हालात बने हैं जी, उसमें ज़्यादातर योगदान जो है वो मीडिया का है। चलिए अगर हम ये मान भी लें मीडिया का योगदान है, लेकिन मीडिया ने स्पाइसी और इस तरह की जो खबरें होती हैं, दिग्विजय जी, सब कुछ स्पाइसी तो नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी दिखी हैं तभी कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। कुछ ऐसा हमें दिखा। ये जरूर जानना चाहता हूँ कि इनडिसिप्लिन आप कह किसको रहे हैं? अच्छा, मैं ये नहीं समझ पा रहा। बहुत सारे लोग, बल्कि इनफैक्ट अभी पिछले दिनों में कुछ कार्रवाई भी हुई है पार्टी की ओर से, नोटिस में मिले हैं, हालांकि मुझे नहीं मिला है, और उसके अंदर भी इस तरह की बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो हम यही तो समझना चाह रहे हैं, मैं भी, दुष्यंत जी भी, हमारे इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी, युवा कार्यकर्ता जो आज लाखों की संख्या में प्रदेश में हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्योंकि हम प्रैक्टिकल लोग हैं, राइट, हम भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक। और आज के युग के लोगों को ये जानना ज़रूरी है, आपके दर्शकों को भी ये जानना ज़रूरी है, हरियाणा को, पंजाब को, इस देश को ये जानना ज़रूरी है कि आप इनडिसिप्लिन कह किसे रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत, आप पीटीसी के पास है या किसी व्यक्ति के पास है या पार्टी के पास है जिन्होंने निष्कासन सो कॉल्ड मेरा भी किया है, बट मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, दुष्यंत जी का निष्कासन हुआ है, अगर कोई तथ्य है जहां हम गलत साबित हों, अच्छा, तो हम उस बात को स्वीकार कर जो है अपनी गलती को मानने को तैयार है। जब कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो इनडिसिप्लिन कहा किसे जा रहा है? अभी एक चर्चा ये थी कि मैंने पार्टी के एक सीनियर नेता, आई वुड नॉट वांट टू नेम हिम, उन्होंने ये कहा कि इंसो की ड्यूटी लगाई गई थी और इंसो ने अपनी ड्यूटी रैली के अंदर ठीक तरीके से नहीं निभाई, जो कि आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया। मैं आपको इस बात को इंसो का अध्यक्ष होने के नाते ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 6-7 सालों से तो मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, एक भी रैली में कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी आज तक जो है वो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं लगी। अच्छा, अब हम उस गोहाना रैली जिसकी वजह से ये सारा मामला उसके बाद ही उठा, गोहाना रैली में उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था जिस वजह से उठा? जैसे आपने कहा कि मैं तो पीछे था, फिर हुआ क्या था आपकी नजर में? वो क्या था जिसकी वजह से बात इतनी नहीं, ये तो तय है कि वहां पर नारेबाजी हो रही थी जी, और सकारात्मक तौर पर जो नारेबाजी है, जिंदाबाद के नारे अगर आपकी पार्टी के नेताओं के लगे तो मुझे लगता है इससे अच्छी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती। और एक ऐसे युवा नेता जो इस दौर में पार्टी की युवा शक्ति को पार्टी से जोड़ रहे हों, जिन्होंने काम के आधार पर ये सिद्ध किया हो कि वो क्यों पॉपुलर हैं, तो उनके अगर नारे लगें तो मुझे लगता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए सिर्फ उनका पुत्र होने के नाते नहीं, उनकी पार्टी का एक युवा सांसद जो इतना पॉपुलर हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके अगर नारे लग रहे हैं तो उनके लिए भी ये, मुझे लगता है जैसे वो कहते हैं, सीना गर्व से फूल जाना चाहिए, स्वागत योग्य और लबोलब हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हुआ भी होगा। और जो नोटिस हमें मिला, दुष्यंत जी ने भी कल बयान दिया, मैं भी आज इसको बयान जो है ना आपको रिकॉर्ड करता हूं कि जो नोटिस हमें मिला है, हमारा मन नहीं मानता
कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अच्छा। भाषा है, अच्छा। या उनकी डायरेक्शन है। ओके। ये तो तय है कि राजनीति में बहुत सी चीज़ें बहुत से समय पर होती रहती हैं और बहुत से लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने और कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये शंका है कि कुछ लोगों के प्रयास बेगैरत प्रयास हो सकते हैं, मगर इससे हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। ठीक ठीक ठीक। ये लोगों को तय करना है कि हम गलत हैं या सही हैं। राइट। ओम प्रकाश चौटाला जी की बात आ रही है, कहीं ऐसा अब लगने लगा है हमें भी कि ओम प्रकाश चौटाला जी आप दोनों भाइयों के प्रति कुछ सख्त रवैया अपना रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, और अगर ऐसा लगता है तो इसके पीछे आपको वजह क्या दिख रही है? नहीं, उन्होंने हमें बुलाया था। हाँ। उनने हमसे सारी बात पूछी, हमने उनको स्थिति स्पष्ट कर दी और उन्होंने भी, जो कि सबसे बड़ी बात है, उन्होंने भी एक भी ऐसी चीज़ जहां हम गलत सिद्ध हुए हों उन्होंने हमें बताने का या कहने का, या उनके पास भी इस तरह का कोई एविडेंस नहीं था जो वो हमें इस दौरान दे पाए हों। उन्होंने इस सारे के सारे मामले को अनुशासन समिति जो है पार्टी की, जिसको बडशामी जी लीड करते हैं, उसको सौंप दिया। अब फैसला अनुशासन समिति ने लेना है और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लेना। राइट। इन सब के बाद जो भी अभी चल रहा है, इस वक्त जो चल रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, पार्टी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मुझे उम्मीद है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो ठीक फैसला लेंगे। अच्छा। और जो भी उनका फैसला आएगा हम उसका आदर कर करके आगे बढ़ेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब के चलते अजय चौटाला जी के नेतृत्व में कोई नई पार्टी का गठन हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा। और उनकी लीडरशिप एक्सेप्टेबल टू ऑल है। तो मेरे हिसाब से आज के दौर में टूटते बिखरते इस हरियाणा को आवश्यकता है, जात पात धर्म मजहब के नाम पर बिखरते इस हरियाणा को आज आवश्यकता है कि एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर आकर इस हरियाणा को संभाले। और इस दौर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से एक्सपीरियंस्ड और उनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा होगा। ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी की गैर हाजिरी में अभय चौटाला जी ने जिस तरह से पार्टी को संभाला, जिस तरह से नेतृत्व किया, क्या आपको लगता है पार्टी कभी एक आदमी के संभाले नहीं संभलती? ये आपको भी मानना होगा। अभय जी का भी एक पार्टी में रोल रहा, उसके साथ साथ सभी नेताओं का अपना अपना एक रोल रहा। तो सब लोगों ने एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली 2013 में। राइट। तो सिर्फ इस दौर में ये कह देना कि एक व्यक्ति ने पार्टी को संभाला और दूसरे जो सभी लोग हैं वो अपने घरों पर बैठे थे। पिछले इन जो है ना 5, 7, 8 साल, जितने भी ये वर्ष 6-7 साल हुए हैं चौटाला साहब की गैर मौजूदगी में, जी, मुझे लगता है हमारी गाड़ी का पहिया भी कभी रुका नहीं। और दुष्यंत जी ने दिन रात एक कर करके इतनी मेहनत की है, अभय जी ने मेहनत करी है, अशोक करोड़ा जी ने मेहनत करी है, पार्टी के और सभी सीनियर नेताओं ने मेहनत करी है। एज अ कलेक्टिव, एज अ टीम हमने चौटाला साहब को ये कहा था कि आपकी गैर मौजूदगी में हम सभी ओम प्रकाश चौटाला हैं और आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें आप अभय चौटाला जी का कोई रोल देखते हैं? मैं किसी का कोई रोल, और मैं तो तब किसी का रोल देखूं जब मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं। आज वो कुछ लोग, मैं अभय जी का नाम नहीं ले रहा जी, वो कुछ लोग हमारा रोल इसमें देख रहे हैं। राइट। तो हम यही तो जानना चाहते हैं कि हमारा रोल क्या है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इनसो से जुड़ी उसकी भी बहुत सारी बातें हैं जिनके जवाब हम इनफैक्ट हमें चाहिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिग्विजय चौटाला जी के साथ एक बहुत दिलचस्प बातचीत चल रही है, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में, और हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं दिग्विजय चौटाला जी। उनसे काफ़ी दिलचस्प बातचीत चल रही है, पार्टी की योजनाएं और तमाम जो ये रूमर्स भी उड़ रहे हैं उनके बारे में। दिग्विजय जी, अब हम छात्र संघ चुनावों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों वो भी काफ़ी गहमा गहमी उसको लेकर भी हुई। इतने तमाम विरोधों के बावजूद छात्र संघ चुनाव हुए और बहुत अच्छे से हुए। अब ये आप कह रहे हैं, मुझे पहले ऐसे आप शख्स हैं जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से हुए, जबकि संपन्न हुए। और मैंने कहा, मैं मैम आपको फैक्ट्स पे बताना चाहता हूँ कि ये इस देश के इतिहास में अकेले ऐसे छात्र संघ चुनाव हैं जिसमें 90% सीटें वेकेंट थी। जिस चुनाव में 90% सीटें वेकेंट हो और
10% से कम मतदान हो, अगर आप उसे अच्छा कहना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, पुलिसिया बल को लगाकर, लाठियों के बल पर, दम के बल पर, मसल पावर के दम पर अगर चुनाव संपन्न कराना बीजेपी की जीत है तो ये उनको मुबारक है। चलिए, चुनाव हो गए और कहीं ना कहीं जब चुनाव संपन्न, हरियाणा का सबसे बड़ा कॉलेज जो है वो रोहतक में है, जाट कॉलेज। जी जी। और अकेली एक ऐसी संस्था है जिसमें यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 9,000 स्टूडेंट हैं। राइट। और जो बीजेपी है उसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र इकाई है, और वो अपने आप को हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी छात्र इकाई कहती है। मुझे हैरानी होती है, जिस चुनाव को आप अच्छे से संपन्न होने की बात कर रहे हैं, उस चुनाव में उन 9,000 विद्यार्थियों में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जिसने नॉमिनेशन फाइल किया, यानी टोटल बॉयकॉट। हरियाणा के सबसे बड़े कॉलेज में, हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में टोटल बॉयकॉट है, तो फिर ये कैसे अच्छा चुनाव है? इसका मतलब तो सभी स्टूडेंट्स ने मन बनाया कि सरकार को सबक सिखाएं, हम डायरेक्ट इलेक्शन चाहते हैं, हम बायस्ड इलेक्शन नहीं चाहते। राइट। क्योंकि कुछ एक छात्र संघ, जो छात्र संगठन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला कि आप बायस्ड हैं किसी चीज़ को लेके, और आप जानबूझ के इस चुनाव में, जो कि एक आपसी सहमति से हो रहा है, उस चुनाव में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से ही ये सारा जो बिगड़ा माहौल, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लोग हैं। हाँ। और हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्शंस पर उसकी बुनियाद है जी, सिलेक्शन पर नहीं है। सिलेक्शन तो आप और किसी उसी की कर इलेक्शन सकते को हैं। ही आपने बिगाड़ने की कोशिश की थी, तभी बात ये उठी। नहीं, मैं इलेक्शन की ही बात कर रहा हूँ। उस इलेक्शन में इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ। यानी बहुत से ऐसी टेक्निकलिटीज उस रिपोर्ट को आप पढ़ करके देखेंगे, क्योंकि मैं आपके कैमरे का समय जाया नहीं करना चाहता। अगर उसको पढ़ करके देखेंगे, इट वाज अ सिलेक्शन नॉट अ इलेक्शन, एंड इट वाज अ सिलेक्शन ऑफ एबीवीपी काडर, जो आरएसएस के इशारे पर हरियाणा के अंदर हुआ। तो आपको क्या ये नहीं लग रहा है कि आपने इतना विरोध किया, उसका फायदा कहीं ना कहीं एबीवीपी को मिला है? अगर 90% सीटें खाली रह गई तो फिर इसका फायदा थोड़ी मिला है। वो 10% अपने दमखम और सरकार के जोर पर अगर हरियाणा की यूनियंस पे राज करना चाहते हैं तो ये उन्हें मुबारक। मैंने ये कहा कि अगले साल हम इसके लिए और लंबी लड़ाई लड़ेंगे, और अगले साल जब प्रत्यक्ष चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि स्टूडेंट्स और जो हरियाणा की विद्यार्थी हैं वो किसके साथ हैं। राइट। अब हम इंसो की बात कर लेते हैं। इंसो को भंग करने का आदेश चौटाला सुप्रीमो जो है उनकी तरफ से जारी किया गया। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसो भंग नहीं हुआ है, चूंकि अजय चौटाला, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के किसी भी फैसले का सम्मान करता हूं। और उनके तो किसी भी, मैं लेट मी कंप्लीट जी, उनके किसी भी फैसले को मानना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मगर हम सब अपनी सीमाओं में बंधे हैं। आप भी पीटीसी की ऑर्गेनाइजेशन की सीमा में बंधे हैं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सीमा में बंधा हूं। आईएनएलडी में जो लोग हैं वो आईएनएलडी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार बंधे हैं। हमारा संविधान इंसो का जो है वो इस बात की इजाजत सिर्फ अजय सिंह जी को देता है, या क्योंकि वो संरक्षक हैं इंसो के, और दूसरा नेशनल एग्जीक्यूटिव की कमेटी को देता है, जिसमें 26 या 27 लोग हैं, वो लोग तय कर सकते हैं। ठीक। मैं चाहता हूं कि मैं चौटाला साहब के आदेश को मानूं, मैं चाह करके भी उनके आदेश की पालना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा संविधान जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं हूं वो उसकी इजाजत नहीं देता। अगर वो कहेंगे कि दिग्विजय आप इस्तीफा दे दो, वो इस्तीफा मुझे कहेंगे और इस्तीफा उनके पास होगा। मैं इंसो और मेरे सभी साथी जिस समय वो कहेंगे हम अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। इंसो को भंग करना, जो कि चौटाला साहब के मुख से हमने नहीं सुना, सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट्स में हमने देखा। तो मीडिया की रिपोर्ट्स भी दिग्विजय जी कहीं ना कहीं मैंने माना वो पार्टी से आई हैं, बट मैंने कहा कि कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, और मुझे उसमें उस साजिश की बू आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियली अगर मुझे चौटाला साहब बुलाएंगे, उन्होंने मुझे बुलाया था, राइट, और उस पूरी बातचीत में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैंने इंसो को भंग कर दिया या मैं चाहता हूं कि तुम इंसो के पदों से इस्तीफा दे दो। अगर वो मुझे कह देंगे तो मैं ये समझता हूं कि मैं एक पल का भी इंतजार नहीं करूंगा। अगर वो मुझे ये कह देंगे कि आप घर बैठ जाइए, आप राजनीति से दूर हो जाइए, तो मैं ताउम्र के लिए राजनीति को छोड़ दूंगा। मेरे लिए वो सर्वोपरि हैं, जिनके लिए, जिनसे हमने सीख कर
बचपन में जिनसे सीख कर हमने राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, हम उनके फैसले को कैसे ठुकरा सकते हैं, ये संभव नहीं। चलिए, हम इस चीज़ को का सम्मान करते हैं। कुछ दिन पहले अभय चौटाला जी ने एक पीसी की थी जिसमें उन्होंने ये जो सारी घटना हुई उसके जस्ट बाद कि उन्होंने यही कहा था कि जो भी पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा, जैसे कि शुरू में हमने बात की, अभय चौटाला जी के मुख से ये निकला था कि चाहे वो कोई भी हो, जो भी अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वही पार्टी के सर्वोपरि हैं, जैसा कि आप अभी कह रहे हैं, सर्वोपरि हैं और उनको पूरा हक है इंसो को भंग करें या इंसो को रखें, क्या करें। और आप कह रहे हैं कि इंसो को भंग करने का जो अधिकार है वो अजय चौटाला जी के मैं उनकी बात पे कमेंट कैसे कर सकता हूँ? मेरे बड़े हैं जी और मेरी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। राइट। मैं एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दूं जिसको कि आप बुनियाद नहीं, बना हम कोई कॉन्ट्रडिक्शन या उस पे नहीं जाना चाहते। मैं उनकी बात को जो है ना तोड़ कैसे सकता हूँ? राइट। मगर मैं जिस संगठन में बाधित हूँ, जिसका एक लॉयल मेंबर हूँ, मैं उसकी बुनियाद को भी हिला नहीं सकता। अगर किसी के कहने पे भी, मेट बी हिम और मेट बी समबडी एल्स, मैं किसी के कहने पे भी उसकी बुनियाद को नहीं हिला सकता। अजय सिंह जी जिस दिन आदेश दे देंगे हम इसको भंग मानेंगे। अगर चौटाला साहब समझते हैं कि हम इंसो के लायक नहीं हैं, हमें इससे दूर हो जाना चाहिए, हमें राजनीति से भी दूर हो जाना चाहिए, वो एक इशारा कर दें, हम तुरंत उनके फैसले को सिर माथे। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि आप दोनों उनके बच्चे की तरह हैं और कहीं से भी कोई वैसी समस्या नहीं है। बहरहाल, ये जो अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो तमाम ये चीज़ें चल रही हैं, अंदरूनी लड़ाई कहें या मतभेद कहें, हालांकि आप ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या इन सब का फ़ायदा कांग्रेस को नहीं मिल रहा है प्रदेश में? क्योंकि वो तो लगातार बोले जा रहे हैं कि ये तो होना ही था उनमें, वो तो अंदर अंदर बहुत पहले से था, अब जाके सामने आया है। हम रीजनल पार्टीज को टेलीविजन चैनल के लोग अदरवाइज थोड़ा इग्नोर करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इग्नोर करते हैं, बट अदरवाइज इग्नोर करते हैं। 7 तारीख के पश्चात लगातार अगर इस देश में कोई बड़ी खबर है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लेकर के है जी। तो ये तो और ज़्यादा पॉपुलैरिटी से जो है ना दुष्यंत को और सभी लोगों को गेन हो रही है। मैं नहीं समझता, और असलियत सामने आए। मैं ये चाहता हूँ कि जो इतने बड़े आरोप लगे हैं ऑन अ सीरियस साइड, जो इतने बड़े आरोप लगे हैं जिसमें सब कुछ एक स्टेक पे आ गया है, और दुष्यंत जी ने, मैं ये समझता हूँ कि उनकी 7, 8 साल 9 साल की पार्टी के प्रति लॉयल्टी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कुछ लोगों ने लगाया है। मैं ये समझता हूं कि ज़रूर इसका भी मीडिया ट्रायल हो, आप लोग इसका ट्रायल करें, आप लोग इसके जड़ तक, मूल जड़ तक जाएं, मगर जब फैसले की बारी आए तो मैं ये उम्मीद आपसे तो कम से कम करता हूं कि आप उन्हीं लोगों का पक्ष लें या सच का पक्ष लें। मैं ऐसी उम्मीद और कामना आपसे करता हूं, क्योंकि मुझे इस बात पर भरोसा, और मुझे हमारे साथ जुड़े हुए लोग और स्वयं मुझे अपने आप पर इतना भरोसा ज़रूर है कि हम बैड एलिमेंट्स के साथ शामिल होकर अपने पार्टी को तोड़ नहीं सकते। हम एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित नहीं हो सकते। हम पार्टी के निष्ठावान लोग हैं। हाँ, अगर पार्टी हमें या पार्टी के कुछ लोग, मैं फिर कहूँगा कि मुझे ये विश्वास नहीं कि ये चौटाला साहब के शब्द हैं, पार्टी के ही कुछ लोग अगर इस बात पर अड़िग हैं कि वो दिग्विजय और दुष्यंत को साइडलाइन करना चाहते हैं, तो फिर ये पार्टी ने तय करना है और पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने तय करना है। चलिए, जाते जाते दुष्यंत चौटाला को एज ए लीडर और फ्यूचर में आप उनको कहाँ देखते हैं? वो एक विजनरी इंसान है और एक सबको पसंद आने वाले, एक कोई कास्टिस्ट का टेंट उन पे छवि जो नहीं है, और एक किसी जो है ना एक साफ छवि, एक एजुकेटेड इंडिविजुअल जो पढ़ा लिखा है, जिसको सारी बातों का ज्ञान है, सब एक्सपोजर है, और हर मुद्दे की गंभीरता तक जाना। अगर उन्हें आप कोई पत्र लिखेंगे तो वो हर शब्द की उस जो है ना उसकी जड़ को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो वो ही इज़ नॉट अदरवाइज पॉलिटिशियन, ही इज़ अ सीरियस पॉलिटिशियन। और मुझे लगता है कि मुझे उनसे राजनीति में पहले आने का अवसर मिला, 2 उनसे मैं छोटा हूँ, और मैं ये समझता था कि दुष्यंत जी शायद कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, बट जब वो पॉलिटिक्स में आए, मैं आज इस बात का जब आंकलन करता हूँ तो मैं उन्हें सलाम करता हूँ कि शायद उन जैसा आज के युग में हार्ड वर्किंग
और भविष्य में अपने लोगों के लिए काम करने, अपने हरियाणा को प्रॉस्परस हरियाणा देखने का जो सपना लेकर चलने वाला शायद कोई दूसरा इंडिविजुअल नहीं है। चलिए दिग्विजय जी, इतनी बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने के लिए और हैट्स ऑफ, क्योंकि काफ़ी हिम्मत चाहिए। हमारे कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब वाकई मुश्किल था, नहीं, हमें बट आपने सच के सामने जी जब तक मुझे इस बात पर भरोसा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे आपसे छुपाने की आवश्यकता नहीं। छुपा तो वो लोग रहे हैं जो कभी ये कह रहे हैं कि हमने लेटर जारी नहीं किया, कभी ये कह रहे हैं कि लेटर जारी हुआ मिला नहीं। हम तो सदैव ये कह रहे हैं कि आप हमें सारे तथ्य दीजिए, अगर हम कहीं गलत हैं तो फिर पार्टी जो चाहे वो कार्रवाई करे, मगर हमारे साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। सिर्फ कुछ लोगों के लोभ और लालच के एवज में हमारी 8 साल की मेहनत और हमारे पिता की 40 साल की मेहनत पर यूं ही पानी ना फिर जाए। मैं उम्मीद आपसे भी करता हूं कि आप भी उस न्याय में, उस हवन यज्ञ के हिस्सेदार होंगे। बिल्कुल दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे दिग्विजय चौटाला। आपने देखा कि तमाम जो हमारे सवाल थे कितना बेबाकी और बिंदास तरीके से दिग्विजय ने जवाब दिए, और जिस उम्मीद के साथ हम आए थे कहीं ना कहीं हमें उनसे संतुष्टिजनक जो है जवाब ज़रूर मिला है। उम्मीद हो आपको हमारा शो आज का पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।